हेलो एंड वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। और जिस तरीके से लास्ट वीक गया है, मुझे लगता है बहुत से टॉकिंग पॉइंट्स हैं और बहुत सी चीज़ें चेंज हो गई हैं। सिचुएशन वाइज अगर टेबल का देखें तो बहुत ज़्यादा बदलाव आ गए हैं। और जिस तरीके से कुछ टीमें स्लिप अप हुई हैं, खासतौर पर हरियाणा स्टीलर्स, उन्होंने जैसा परफॉर्म किया है, मुझे पर्सनली काफ़ी खराब लगा। उसके अलावा कुछ टीमों ने पिकअप किया, कुछ टीमें एज यूजुअल जैसा खेलती है वैसा खेल रही है। तो पूरे वीक में जो हुआ, आज गेम बाय गेम बात करेंगे। आज ऐसा नहीं कि टीम्स का ओवरऑल देखेंगे, आज गेम बाय गेम जाएंगे, क्योंकि मुझे लगता है कि हर एक गेम जो पिछले एक वीक में हुआ है वो काफी इंपॉर्टेंट गेम है। हर टीम के पर्सपेक्टिव से जिस तरीके से टेबल चेंज हो रहा है, मुझे लगता है कि इंपॉर्टेंट गेम्स थे। और सभी गेम्स पर डे बाय डे बात करेंगे। बहुत सी चीजें कवर करने को है, तो स्टे ट्यून्ड। आज वीडियो लंबा होगा और डिटेल्ड होगा। तो मैं चाहता हूँ आप वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। इससे पहले हम आगे बढ़े, तो चलिए बात करते हैं गेम बाय गेम। एक थोड़ा सा डिफरेंट अप्रोच लेता हूं मैं। जो टीमें टेबल में जिस पोजीशन पर है उसके अकॉर्डिंग थोड़ा गेम्स की बात करते हैं। जैसे सबसे ऊपर दबंग दिल्ली बैठे हैं, उन्होंने जो गेम्स खेले अपने लास्ट वीक में, उनके ऊपर पहले बात करता हूँ थोड़ा सा। दबंग दिल्ली का अगर देखें तो एक मैच खेला उन्होंने, जो कि कल ही खेला, और उसमें उन्होंने यूपी योद्धास को वन साइडेड, नॉट इवन अ कॉन्टेस्ट में उसे कहूंगा, उस तरीके से खेला और हराया। क्योंकि जिस तरीके से दबंग दिल्ली खेलती आ रही थी, वो बीच में एक दो छोटे गेम आए जहां पर स्कार्स आए उनको, वो एक डिफीट के, बट उन्होंने उससे बहुत अच्छा कमबैक किया। चाहे वो यू मुंबा का गेम देखें, चाहे अब आप यूपी का गेम देख लीजिए, बड़े मार्जिन से मैचेस जीतना, ये उन्होंने अब एक आदत बनाई है आफ्टर द डिफीट। और वो मुझे लगता है एक अच्छी चीज है, क्योंकि अब आप वो रिस्क नहीं लेना चाहते कि आप किस तरीके का मार्जिनल गेम खेलें या आप एक या दो पॉइंट से जीते। आप बड़े मार्जिन से जीतना चाहते हैं, और जो अच्छी चीज भी है मुझे लगता है। तो दबंग दिल्ली जिस तरीके से आखिरी गेम खेले यूपी ओदर्स का, एक बार मैं फिर कहूंगा एक ऑलराउंड गेम पूरी टीम का। पूरी टीम जब कलेक्टिवली खेलती है तो वो अच्छा करते हैं। और दोनों तरफ से, डिफेंस हो गया, रेड हो गया, आपको एक अच्छा इनपुट मिलता है टीम से, और फिर टीम जीतती है। और वही उन्होंने अपने सीजन का मंत्रा बनाया है इस बार। कैसे उन्होंने खेला है, आप वो एक डिफीट निकाल दीजिए, उसके अलावा बाकी उनके जो भी गेम देखेंगे, वो सभी गेम उस तरीके के हैं कि वो डोमिनेट करना चाहते हैं ओपोनेंट को, और वो कर रहे हैं। और अभी मैं एक क्लिप देख रहा था पीछे रिसेंटली, जहां उनके कोच ने कहा कि मेरा अपनी टीम के ऊपर बहुत अच्छा कंट्रोल है, मेरी टीम बात सुनती है। वो उस तरीके की परफॉर्मेंस इसमें दिखता है, जहां पर उनके कोच जो इनपुट देते हैं वो टीम एग्जीक्यूट करती है। तो मुझे लगता है दबंग दिल्ली, उनके लिए एनालिसिस मुझे एज सच कुछ दिखता नहीं है कि आप क्या एनालिसिस करें, क्योंकि प्लेयर सभी परफॉर्म कर रहे हैं। एक या दो दिन आता है जहां पे कोई प्लेयर अच्छा नहीं करता है, या एक आधा प्लेयर अच्छा नहीं करता है, बट अदरवाइज उनकी टीम बहुत ही अच्छा करती है। तो वो चीज को देखते हुए मुझे लगता है कि वो अब उस तरह से उनका एक वो होता है कि फुट स्टेप इन द प्लेऑफ्स, तो वो उनका हो चुका है। क्योंकि वो ऑलमोस्ट 10 गेम जीत चुके हैं, 20 पॉइंट हो गए हैं। मुझे लगता है कि इतने पॉइंट इनफ होंगे उनको एटलीस्ट टॉप टू टॉप थ्री में compete करने के लिए। तो वो देखते हुए मुझे लगता है कि काफी अच्छा उनका सीजन अभी तक गया है। और उन्हीं के साथ बात करना चाहूंगा। अब टेबल टॉपर्स की बात की है, तो नीचे से टेबल टॉपर्स की बात करता हूँ, जो है गुजरात टाइटन, टेबल में लास्ट पर है। वो ऑलमोस्ट हर गेम हार रहे हैं, एक और गेम हारे, उन्होंने भी एक गेम ही खेला पिछले एक वीक में। और उनका जिस तरीके से परफॉर्मेंस रहता है, वो एक अनप्रिडिक्टेबल, एक आप उस चीज को आप उस चीज को डिस्क्राइब ही नहीं कर सकते कि वो कैसे खेलते हैं। उनका क्या प्लान होता है, क्या स्ट्रेटेजी होती है, क्या होता है, वो कोई नहीं जानता है। बट हाँ, एक चीज जरूर है कि उनके लिए डिसअपॉइंटेड मैं कहूंगा प्लेयर्स की साइड से बहुत ज्यादा होंगे कोच। लगता है कि कोचिंग ने भी काफी ज्यादा अंडर परफॉर्म किया है। अगर हम उस तरीके से देखें, आपके पास ऐसा नहीं है कि आप यंगस्टर्स की टीम लेकर उतरे थे, या आप एक ऐसी टीम लेकर उतरे थे जो जो आप सोच रहे थे कि 2-3 सीजन लेगी, फिर वो उस तरीके से खेलेगी कि आप टाइटल के लिए compete करेंगे या प्लेऑफ्स के लिए इवन। वो एक ऐसी टीम लेकर आए थे जो मुझे लगता है कि गुड इनफ थी प्लेऑफ्स के लिए compete करने के लिए। बट अब जिस तरीके से उन्होंने खेल दिखाया इस सीजन, उसको देख के मुझे लगता है नेक्स्ट सीजन वो अगेन पूरा रिवैम्प करने वाले हैं टीम को। और जिस तरीके से कोच को एक्सपेक्टेशन थी अपनी टीम से, वो मुझे नहीं लगता है अब होगी। क्योंकि वो अब अगले सीजन पूरी नई टीम बनाना चाहेंगे दोबारा से। आप एक या दो प्लेयर को रिटेन करेंगे, वो भी किससे करेंगे आप देखिए, कोई रेडर कंसिस्टेंट नहीं है। राकेश किसी दिन बहुत अच्छा खेलते हैं, किसी दिन बिल्कुल नहीं खेलते, उनको रेडिंग सपोर्ट है ही नहीं, तो वो तो चीज आउट ऑफ कंट्रोल है और आउट ऑफ सिचुएशन हो चुकी है। तो वो एक प्रॉब्लम।
वहीं पे डिफेंस में आपके पास अच्छे बड़े नाम थे, आपके पास यंग फ्यूचर टैलेंट्स थे, जो मुझे लगता है जैसा मैंने ऑक्शन देखा कि कुछ प्लेयर जिन्होंने पिक किए वो एक्चुअल में आगे फ्यूचर टैलेंट्स कंसीडर किए जा रहे थे, वो भी नहीं है। तो उन्होंने भी परफॉर्म नहीं किया। उनसे परफॉर्मेंस निकलवाना मुझे लगता है कोचिंग फेलियर मैं कहूंगा, बट वहीं पे अगर आप बड़े नाम देखें जैसे शादलू, वो एक बड़ा प्राइस टैग, एक बड़ा नाम लेकर आते हैं ऑक्शन में। वो ओवरऑल गेम स्पिरिट के लिए बहुत अच्छा खेलते हैं, उनका वो जो भी रहता है, बट आप ओवरऑल बात है परफॉर्मेंस की, आप वो नहीं देते। अगर वो नहीं होगी, तो फिर मुझे लगता है कोई पॉइंट नहीं है, आप कितना भी अच्छा एनवायरनमेंट क्रिएट करिए टीम के अंदर या जो भी कीजिए, बट परफॉर्मेंस इज द अल्टीमेट रिजल्ट जो आपकी टीम चाहती है, वो आप नहीं दे रहे हैं। 1 या 2 गेम सीज़न में, उसके लिए कोई आपके ऊपर 2 करोड़ रुपए नहीं खर्चता। एक ऑप्शन में अगर हम देखें तो 2 सीआर इज अ वेरी बिग अमाउंट। आप इजीली इतने महंगे पॉइंट पर नहीं जाते हैं। आप लास्ट देखें 3-4 ऑप्शन में कोई भी बड़ा पिक जो 2 करोड़ के ऊपर गया है, वो ऐसा नहीं कि अंडर परफॉर्म किया है। पवन यूजुअली गए हैं, वो अच्छा करते हैं। जब प्रदीप नरवाल गए थे अप्रॉक्स 2 सीआर के आसपास, वो भी यूपी के लिए सीजन अच्छा किया था उन्होंने। तो वो चीज आपसे एक्सपेक्टेशन होती है जब आप पे इतनी अच्छी बिडिंग की जाती है, तो वो भी नहीं हुआ। उसके अलावा बहुत से ऐसे प्लेयर हैं जो अंदर बाहर रहे हैं टीम में, कभी आते हैं कभी नहीं आते, किसी दिन खिलाते हैं किसी दिन नहीं खिलाते। तो वो सब प्लेयर्स का भी मुझे लगता है कि एक वो कॉन्फिडेंस ही नहीं है उनको कि जब आपको श्योरिटी नहीं है आप खेलेंगे नहीं खेलेंगे, तो आप परफॉर्मेंस की तरफ ध्यान ही नहीं देते। आप ये सोचते हैं कि किसी तरह से मुझे अपना प्लेस टीम में सीमेंट करना है, बट वो भी नहीं है। तो गुजरात मुझे लगता है उनके लिए अल्टीमेटली प्रॉब्लम बहुत ज्यादा है। जब एक बार मैं सीजन खत्म होगा तो गुजरात के लिए स्पेसिफिकली एक रिव्यू करूंगा पूरा, उनकी टीम हर प्लेयर का कि कैसा क्या था, वहां पर और डिटेल में बात करेंगे। बट अभी के लिए मुझे लगता है कि गुजरात इस टाइम पे उनके लिए अब ये सीजन में कोई वैल्यू बची नहीं है जो वो एक्चुअली में सोचे कि हम इस सीजन से कुछ कर सकते हैं। हाँ, अभी भी अगेन आप बोलेंगे मैथमेटिकली गुजरात जा सकती है। गुजरात के फैंस मुझे लगता है वो अभी भी चाहेंगे कि टीम प्लेऑफ्स क्वालिफाई करे, बट तरीका नहीं दिख रहा है। जिस तरीके से वो खेल रहे हैं, मुझे नहीं दिख रहा है कि वो क्वालिफाई करने वाले हैं इस सीजन, क्योंकि बाकी टीमें काफ़ी अच्छा खेल रही हैं। अभी बात करते हैं ट्यूसडे के गेम्स। ट्यूसडे को मुझे लगता है 2 काफ़ी इंटरेस्टिंग गेम्स हुए, जिनका मैंने प्रीव्यू भी किया था। तो वो 2 ऐसे गेम थे मुझे लगता है कि काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट गेम्स थे कुछ टीमों के लिए। वहाँ पर अगर आप देखें पहले तेलुगु टाइटन खेली पटना के साथ। पटना, उन पे पहले बात करता हूँ क्योंकि उनका जिस तरीके का वो गेम था, मुझे लगता है कि वो गेम को दोबारा देखना चाहिए। मैं बताता हूँ उस गेम के अंदर पटना के पूरे गेम में 40 मिनट के गेम में 3 टैकल पॉइंट है, 3 टैकल पॉइंट्स। 3 टैकल पॉइंट्स आप 40 मिनट में अगर ले रहे हैं, आपकी टीम अगर 40 मिनट में 3 टैकल पॉइंट लेती है, तो मुझे लगता नहीं अगर आप मैच जीतते भी हैं तो आपको उस गेम को सेलिब्रेट करना चाहिए। क्योंकि इतना ज़्यादा अंडर परफॉर्मिंग डिफेंस लेकर अगर आप किसी भी गेम में जाएँगे, तो आप एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि आप मैच जीतेंगे। और कई बार क्या होता है कि डिफेंस बहुत वीक खेलता है, होता है वो चीज़। किसी दिन डिफेंस को ऑफ डे होता है। उस दिन आप कोशिश करते हैं कि आप गेम को स्लो करें, आप गेम को जितना हो सके ना कंटेन करें। वो भी नहीं किया। तो दोनों चीज़ें जब आप नहीं करेंगे, तो मुझे लगता है कि आपकी टीम स्ट्रगल करेगी और वो हुई। तेलुगु टाइटंस जब तक वो खेले उन्होंने बहुत अच्छा खेला, क्रेडिट टू देम। वहाँ कोई क्रेडिट नहीं ले रहा हूँ मैं। लेकिन पटना के लिए मुझे लगता है कि वो चीज़ अब कोच को ये ज़रूर देखनी होगी। अगर ये चीज़ आप आगे देखेंगे आने वाले गेम्स में, आपके पास बड़े ओपोनेंट आएँगे, आप डिफीट का लेवल बहुत ज़्यादा बड़ा होगा। तो वो चीज़ देखते हुए मुझे लगता है पटना पायरेट्स इस गेम में एक क्लोज मार्जिन से हारे। उनको अपना रेडर्स को थैंक करना चाहिए कि रेडर्स ने बचाया, बट कब तक? जिस दिन सामने वाली टीम डिफेंसिवली बहुत अच्छा करके जाएगी, आपके रेडर्स भी नहीं चलेंगे और फिर उस दिन आपकी टीम बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करेगी। अब प्लेयर बाय प्लेयर देखें पटना के लिए, तो कॉर्नर्स पर आपके जो प्लेयर्स खेल रहे हैं, उनका कोई भी मुझे लगता है कोऑर्डिनेशन ही नहीं है कवर्स के प्लेयर्स के साथ, वो दिखता नहीं है गेम के अंदर। जहां आपको हाफ टैकल्स में पूरा डिफेंस गिर जाता है, फिर रेड पड़ती है, तो वो एक प्रॉब्लम। तो इस तरह से देखते हुए मुझे लगता है डिफेंसिवली तो उनपे मैं 10 मिनट बात कर सकता हूँ, इतनी प्रॉब्लम मुझे दिखती हैं। बट उनको वो चीज़ सॉल्व करनी होगी। ऐसा नहीं कि आप वो प्रॉब्लम्स अब मुझे दिख रही हैं तो वो कोच को भी दिख रही होंगी। बट वो सॉल्व नहीं हो रही है, वो उससे बड़ा एक कंसर्न है। क्योंकि आप हर गेम के अंदर वही परफॉर्मेंस देते हैं डिफेंस में जैसा वो आज दे रहे हैं। वहीं पे दूसरी तरफ तेलुगु टाइटंस, बिल्कुल अच्छा गेम,
उन्होंने जब समझा कि डिफेंस नहीं चल रहा है सामने वाली टीम का, उन्होंने अपना पूरा गेम रेडिंग पे शिफ्ट किया, जो कि एक अच्छी इन गेम स्ट्रेटजी मैं कहूँगा, क्योंकि आप समझ जाते हैं सामने वाली टीम अगर डिफेंसिवली नहीं कर रही है अच्छा, तो आप उसको एक्सप्लॉइट करते हैं, और वो किया उन्होंने। जिस तरीके से विजय ने रेड की, भरत ने रेड की, मुझे लगता है कि एक बहुत ही अच्छा गेम तेलुगु के लिए, खुश होंगे। और स्पेसिफिकली उस गेम के बाद जैसा उनका टेबल में पोजीशन हो गया अभी, वो थर्ड हो गए हैं, तो उनका या फोर्थ हो गए, या अभी रिप्लेस हो गया होगा आने वाले गेम्स के बाद, बट थर्ड या फोर्थ हो गए, और वो अब दिल्ली और पुनेरी पल्टन के ऑलमोस्ट क्लोज क्लोज में खेल रहे हैं। और जिस तरीके की उन्होंने टीम बनाई थी इनिशियली सीजन में, उनसे एक्सपेक्टेशन थी भी कि वो प्लेऑफ्स की फाइट में घूमते रहे आसपास, तो वो कर भी रहे हैं। तो वो मुझे लगता है काफी अच्छी चीज उनके लिए। वहीं पे उसके बाद जो दूसरा गेम हुआ, बंगाल वॉरियर्स वर्सेस पुनेरी पल्टन, मैंने अपने प्रीव्यू में कहा था एक सरप्राइज एलिमेंट रेडर डालने के लिए, वो दिखा जब आपने हिमांशु को डाला। उन्होंने ऑल्दो 10 पॉइंट नहीं लिए, 20 पॉइंट नहीं लिए, लेकिन वो बहुत एक उन्होंने ना मोमेंटम बना के रखा गेम का। 7 पॉइंट लिए, लेकिन वो गेम चलती रही। आप गेम कहाँ हारे? आप गेम हारे जब आपका सेकंड हाफ का डिफेंस बिल्कुल भी परफॉर्म नहीं किया। अगर आप फर्स्ट हाफ का परफॉर्मेंस देखेंगे, देवांग एज यूजुअल वो अपना काम करते हैं। 50 टू 55% टू 60% ऑफ द पॉइंट्स अगर आपको रेडर लाके दे रहा है, तो आप उससे ज्यादा एक्सपेक्ट नहीं करते हैं। फिर अगर ऐसा होता तो ये गेम सिर्फ रेडिंग का होता, कि रेडर जाएगा, रेड करके आएगा, पॉइंट लेकर आएगा। बट डिफेंस भी एक चीज है। फर्स्ट हाफ आप बिल्कुल पुनेरी पल्टन के साथ टो टू टो खेले, बट सेकंड हाफ में जैसे ही थोड़ा सा प्रेशर आया, थोड़ा सा मोमेंटम अप किया पुनेरी पल्टन ने, वहां पर आप फिर से क्रम्बल किए। और वो वो सीजन में शुरू से दिख रहा है। बंगाल वॉरियर्स जिस तरह से उनका सीजन गया है, वो देखते हुए मुझे लगता है कि वो अभी भी अपने डिफेंस के वजह से ही मैचेस हार रहे हैं। अगर डिफेंस थोड़ा बेटर करता तो वो अभी एटलीस्ट 2 या 3 गेम जीत चुके होते। बट अब वो चीज आप कह रहे हैं कि इफ एंड बट की बात है, बट उसके आगे क्या है? अब मुझे लगता है कि थोड़ा सा, जैसे पटना के लिए मैं बोल रहा हूँ कि ऑल्दो पटना की तो बहुत ही ज्यादा प्रॉब्लम्स है। पटना तो मुझे लगता है उनको तो कुछ सीवियर करना पड़ेगा अगर उनको अपना सीजन बचाना है। अदरवाइज वो लास्ट सीजन के फाइनलिस्ट से इस सीजन पहली टीम बन जाएगी बाहर होने के लिए गुजरात के साथ। तो वो उनको बचना है। उतना नहीं, बट थोड़ा करना होगा बंगाल को अपने डिफेंस में, क्योंकि आप एक मैटर में अगर देखें, आपका रेडिंग देखें, तो वो बिल्कुल सॉर्टेड है। मुझे लगता है आपको रेडिंग में सोचना भी नहीं चाहिए, लेकिन वहीं पे डिफेंस पर आपको बहुत ज्यादा फोकस करने की जरूरत है, क्योंकि वहां से आप मैचेस लीक कर जाते हैं। वो बचाएं, और वो मैचेस जीतकर अपने आप को थोड़ा और अच्छी स्टेबल कंडीशन में ले आए प्लेऑफ्स के लिए। पे प्लेऑफ्स की स्टेबल कंडीशन की बात की तो पुनेरी पल्टन, उन्होंने भी दबंग दिल्ली का हाथ पकड़ रखा है। वो बोल रहे हैं कि दबंग दिल्ली, आप जितना आगे बढ़ेंगे हम आपका हाथ पकड़ के एक कदम उसके साथ साथ चलेंगे। और वो उस तरीके से उन्होंने कंपोज टीम बनाई है मुझे लगता है। क्योंकि अगर आप ये गेम देखें, आप सबसे बड़ी बात मुझे जो लगता है कि आप बोलते हैं ना कि रेडर अंडर परफॉर्म या रेडर अंडर अनयूज रह गए, वो चीज मुझे पुनेरी पल्टन में दिखती है। क्योंकि आज जो आपका बंगाल वॉरियर्स का गेम देखें, वहां पर आपके 2 रेडर बिल्कुल यूज नहीं हुए। आपने सचिन को बिल्कुल बहुत ही कम यूज किया, सिर्फ आप रोटेट करने के लिए उन्हें यूज कर रहे थे। मोहित गोयत को तो आप लेकर ही नहीं आए कोर्ट के ऊपर। एक बार आए वो मेरे ख्याल से लास्ट में आए सेकंड हाफ के, बट वो भी कोई कुछ बड़ा काम नहीं था, उनपे प्रेशर नहीं था। वहां पर आप देखिए, पंकज मोहिते, आदित्य शिंदे, दोनों बहुत ही अच्छी रेडिंग। उन्होंने जिस तरीके से काउंटर किया, क्योंकि देवांग बड़े रेड पॉइंट्स ले रहे थे एक टीम से, तो उसको काउंटर करने के लिए उन दोनों ने इक्वली अपने आप को प्रेजेंट किया, और वो उस तरीके से खेले कि उन्होंने एक बार भी ऐसा नहीं होने दिया कि रेडिंग पीछे रह गई। वो देखकर, प्लस जिस तरीके से सेकंड हाफ में डिफेंस ने लेवल अप किया, वो दिखता है एक्सपीरियंस, और वो दिखता है कंपोजर, जिस तरीके से दिखा रहे हैं वो लोग। तो वो चीज, दोनों चीजों का मिक्सचर दिखाया। गौरव खत्री मैं कहूंगा एक बहुत ही अच्छा उनका गेम। पॉइंट्स ना लेना एक चीज होती है, लेकिन गेम को समझना और गेम के अकॉर्डिंग एक्ट करना, वो मुझे लगता है एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट एलिमेंट होता है, एक प्लेयर से आप एक्सपेक्ट करते हैं। तो वो उन्होंने दिखाया। प्लस उसके बाद अगर आप देखें, विशाल भारद्वाज, पॉइंट उन्होंने भी नहीं लिए, लेकिन अगेन अनसक्सेसफुल टैकल्स ना करना। मुझे लगता है जितना एक डिफेंस में टैकल पॉइंट्स लेना की एलिमेंट है, उतना ही अनसक्सेसफुल टैकल ना करना भी एक की एलिमेंट है। तो वो चीज मुझे लगता है पुनेरी पल्टन काफी अच्छे से कर रही है, और वही रीजन है कि वो टफ सिचुएशंस में गेम निकाल लेते हैं, और वही उन्होंने इस गेम में किया।
तो उनकी सिचुएशन देख के मुझे लगता है कि अब काफ़ी अच्छे सिचुएशन में वो हैं जिस तरीके से खेल रहे हैं। बाकी आने वाले गेम्स में कैसा। अब वेडनेसडे पे आते हैं। यहाँ से एक टीम की बात ज़्यादा करूँगा, हरियाणा स्टीलर्स। उनको मैंने पिछले वीक में बहुत उनकी तारीफ़ की है और जहाँ पे क्रेडिट ड्यू था वहाँ दिया है, जहाँ तारीफ़ होनी चाहिए थी वहाँ तारीफ़ की है। लेकिन अब मुझे लगता है पिछले 3 गेम से पहले दबंग दिल्ली से हारे 1 पॉइंट से। वहाँ पे मैं कहूँगा एक टेक्निकल एरर, जो ऑफिशियल एरर मैं कहूँगा उसको। जो कि मुझे लगता है कि अगर आप देखें तो वो हो जाता है, बट होना नहीं चाहिए एक्चुअली, क्योंकि वो एक गेम डिसाइडिंग एरर हो सकता था, वहाँ हरियाणा जीत सकती थी। वो चीज़ मैं बोलता हूँ। लेकिन अब आज के गेम में हरियाणा वर्सेस जयपुर 1 पॉइंट से आप हार गए हैं वापस से। पहले पहले जयपुर की बात करता हूँ क्योंकि जयपुर जीते हैं। बहुत ही अच्छा उनका परफॉर्मेंस, जिस तरीके के पैच से वो आ रहे थे परफॉर्मेंस के, उसको देखने के बाद जिस तरीके से उन्होंने हरियाणा के साथ कम्पीट किया, टो टू टो गए हर चीज में। और उस चीज का मुझे लगता है कि एक बहुत ही अच्छा उन्होंने एग्जाम्पल सेट किया है बाकी टीमों के लिए कि आप डरिए मत। आप ये मत सोचिए कि सामने वाली टीम में किस तरीके का एक जो भी उनका सिचुएशन रहता है, जिस तरीके से भी वो बिल्डअप करते हैं, वो मत देखिए। आप अपने परफॉर्मेंस को बेस्ट दें और आप किसी को भी हरा सकते हैं। उनका स्टार्टिंग से स्ट्रैटेजी सेम था और सिंपल था कि हमें हरियाणा के डिफेंस को थोड़ा-सा डिसरप्ट रखना है और वो रखा उन्होंने। आप रेडिंग देखें, आप डिफेंस देखें, दोनों में जयपुर टो टू टो गया है बिल्कुल हरियाणा के साथ, और वो एक बहुत अच्छी चीज़। अब जब सब कुछ इक्वल इक्वल चल रहा है, रेडिंग इक्वल है, डिफेंस इक्वल है, आप ऑल आउट्स भी इक्वल है, सब कुछ सेम है, तो आप पूछेंगे कि फिर मैच हारे कहाँ? हरियाणा कहाँ मैच हारी? मुझे ऐसा लगता है जहां पे हरियाणा मैच हारी, वो ये है कि जो उनकी स्ट्रेंथ है डिफेंस, उसको ओवर शैडो कर देना, या उस चीज के ऊपर बहुत ही ज्यादा ओवर कॉन्फिडेंस हो जाना, वो एक रीजन मुझे लगता है इस गेम में हारने का। क्योंकि आप एनालिटिकली नहीं देख सकते, आप ये नहीं कह सकते कि डिफेंस फेल हुआ या रेड फेल हुई या दोनों फेल हुए। ऐसा कुछ नहीं हुआ, दोनों टीमें बिल्कुल सही खेली। जो आप डिफेंसिवली हर गेम में बोलते हैं कि हमें डिफेंस के बेसिस पे गेम जीतना है, वो ही चीज आपको आज हरवा कर गई है। क्योंकि आप अगर देखें, जब 4 या 5 रेड बची थी, उस टाइम पर आपका अगर हरियाणा का मैच देखें, आपके पास 2 रेडर थे, 2 या 3 डिफेंडर थे, 5 प्लेयर थे। वहां एक रेड होती है जहां पर मुझे लगता है कि उस सिचुएशन में आप 1 पॉइंट की ट्रेल कर रहे थे। वहां पर आप अगर अपने रेडर को भेजते, बोनस और आपका सामने फुल हाउस था, आप वहां पे पॉइंट ले सकते थे। लेकिन अगेन कॉन्फिडेंस जो ओवर कॉन्फिडेंस में निकला कि हम अपने डिफेंस पे खेलेंगे, हम डिफेंडर बनकर रोकेंगे, हम हमें हमें रेडर को आउट करना है। वो चीज उस गेम में मुझे लगता है हरियाणा के लिए भारी पड़ी, क्योंकि आप उस अननेसेसरी टैकल में आपने 2 पॉइंट दिए, वहां से ऑल आउट क्रिएट हुआ हरियाणा के लिए, और वो प्रॉब्लम फिर आपको सॉल्व करने का टाइम ही नहीं मिलता। 35-40 सेकंड में सामने वाली टीम को भी पता है 1 या 2 पॉइंट देना, वो सरेंडर करना, वो ईज़ी होता है मैच जीतने के लिए। तो वो चीज़ देखते हुए मुझे लगता है कि हरियाणा वहां पर मैच हारे। और इस गेम में एनालिसिस करने वाला ऐसा कुछ होता नहीं है, क्योंकि ये वो गेम होते हैं जहाँ पे आपका सिर्फ और सिर्फ एक अंडरस्टैंडिंग ऑफ द गेम दिखता है कि आप कितना अच्छे से गेम समझ रहे हैं, सिचुएशन समझ रहे हैं। अगर आप वो नहीं समझेंगे तो मुझे लगता है फिर आप मैच हारेंगे, जो हारे भी। तो उस गेम में मुझे लगता है वो एक बड़ी चीज पे, जो दूसरा गेम हुआ उसके साथ, जहाँ पे यू मुंबा खेली तमिल तलाइवास के साथ। अब मैं ना यू मुंबा की बात करूँ ना, तो मेरे को लगता है मैंने लास्ट वीडियो में जो बोला था ना, सेम रिपीट हो जाएगा कि एक प्लेयर डिफेंस में, एक प्लेयर रेड में। आपने आपने देखा जिस तरीके से आपने जफर दानिश के ऊपर इन्वेस्ट किया, वो एक फ्यूचर टैलेंट हो सकते हैं, अभी आप उन पे रिलाय नहीं कर सकते। बट वहीं पे आपको संदीप, वो उन्होंने वो उस चीज को कवर किया जिस तरीके से रेड में करना चाहिए था। डिफेंसिवली अगर आप देखेंगे तो सुनील ने हाई फाइव लगाया है। उनका ये सीजन का चौथा हाई फाइव है, और जिस तरीके से वो परफॉर्म कर रहे हैं, वो इजीली 3-4-5 गेम जिता रहे हैं। बट उनके अलावा डिफेंसिवली तो मुझे कोई भी प्लेयर दिखता ही नहीं है। वो मुझे लगता है मेंटली कोर्ट पर नहीं है। प्लेयर्स क्या कर रहे हैं, क्या अप्रोच है उनकी। रिंकू किसी गेम में बहुत अच्छा करते हैं, किसी गेम में उनका पता ही नहीं होता वो है कहाँ। तो वो एक प्रॉब्लम। वहीं पे अगर आप देखेंगे कि जिस तरीके से परवेश, उनको मैं हर वीडियो में बोल रहा हूँ, पिछले 3 वीडियो से बोलता आ रहा हूँ कि
परवेश कब आप एक मैच जिता कर दीजिए टीम को, एक मैच जिताकर आप आज मैच जीती है यू मुंबा, आप सब कुछ एक तरह से साइडवाइज कर देंगे कि ठीक है आप मैच जीत गए, आप आगे बढ़ो, जो भी है अगले गेम के ऊपर फोकस करो, ओके। बट आप अपनी गलतियों को कब रेक्टिफाई करना चाहते हैं? सीजन के बाद। क्योंकि इस तरीके से खेलेंगे तो आप अगले गेम में कभी हारेंगे, वहां पर आप फिर बोलेंगे, अब फिर आप प्रेशर पे आ जाएंगे कि अब गलतियां कहाँ हैं। आप इन गेम से अपनी गलतियां नहीं ले रहे हैं, पिक नहीं कर रहे हैं, उन पे काम नहीं हो रहा है। तो वो चीज मुझे लगता है यू मुंबा की तरफ से होनी चाहिए। अब उनको थोड़ा सा अब उस तरीके से चलना पड़ेगा, क्योंकि अप एंड डाउन गेम रहते हैं उनके। आप जो गेम जीतते हैं वो गेम आप मेक श्योर करना चाहते हैं कि आप अच्छे से जीतें, लेकिन हारने वाले गेम्स में आपको परफॉर्मेंस चाहिए। आप सामने वाली टीम को एटलीस्ट पुश तो करें, वो भी नहीं होता है। तो वो एक चीज। वहीं पे सामने तमिल तलैवास, पवन आपने कोड ऑफ कंडक्ट से बाहर किया, ठीक है, आपके जो भी इश्यूज हैं, ओके। अब जो प्लेयर नहीं है आप उसकी बात नहीं करना चाहते, वो ठीक है, वो हट चुके हैं अब टीम से। उसके बाद आप नरेंद्र कंडोला का क्या सीन है? वो इंजर्ड है क्या? वो कोई पर्सनल रीजन से बाहर है? नहीं पता, टीम से बाहर। उसके बाद अर्जुन देसवाल। अब मैं एक चीज बताता हूँ, मैं लास्ट सीजन का एक पैटर्न रिपीट देख रहा हूँ जो होता है, और ये लास्ट सीजन नहीं है, जब से वो डेब्यू किए हैं मैं देख रहा हूँ। अर्जुन, मुझे लगता है कि एक उनकी जो एक वो बाउंडेशन है कि वो अपने आप को ना एक लिमिटेड फुटवर्क में रख के वो पॉइंट्स लेकर जाना प्रेफर करते हैं। वो चीजें टीमें एक टाइम के बाद आइडेंटिफाई कर लेती हैं और वो उसके ऊपर काम करके आती हैं। आपका मेन रेडर अगर 8 बार आउट होगा किसी मैच में, आप उस मैच में कितने भी अच्छे रेडर रख लीजिए, आप अपने मैच नहीं जीत सकते, क्योंकि मेन रेडर आपको मेक श्योर करता है कि वो ज्यादा टाइम कोर्ट पर रहकर गेम को चलाए। और अर्जुन जिस तरीके से मुझे लगता है एक वो रिपीटेटिव उनका प्ले होता जा रहा है, उसको टीमें भी अब पिक करती हैं और टीमें उसको यूज करके उसको रोक लेती है। तो वो चीज प्लस आपके पास उसके बाद रेडिंग ऑप्शंस में अब कुछ नहीं है। आपके रेडिंग ऑप्शन खत्म हो चुके हैं। आप टेम्परेरी किसी को खिलाते हैं, एक या दो आपके जो बेंच पे यंग रेडर्स हैं आप उनको खिलाते हैं, वो टाइम लेंगे अभी। वो ऐसा नहीं कि पहले गेम से ही आपको पॉइंट लाकर देना शुरू कर देंगे, सुपर टेंस लगाना शुरू कर देंगे। वो अगर अर्जुन कोर्ट पर रहेंगे, उनको शैडो करेंगे और उनको थोड़ा-सा गाइडेंस देंगे कि अब आप ट्राई करें, अब आप थोड़ा-सा गेम को समझकर आप जाकर सिर्फ बोनस अटेम्प्ट करना है। वो सब चीज़ें अगर आपका कैप्टन कोर्ट पर होगा तो वो करेगा। बेंच से नहीं कर सकता वो चीज़। तो वो चीज़ भी एक प्रॉब्लम हो गई वहाँ पर। डिफेंस वाइज़ डिफेंस वाइज़ मुझे लगता है कि उनको पता ही नहीं है करना क्या है। डिफेंस वाइज अगर आप देखें तमिल तलाइवास, नीतीश कुमार वो एकमात्र होप है उनकी टीम में जिनके ऊपर वो हर मैच में रिलाई करना चाहते हैं। वो कब तक उस टीम को कैरी कर सकते हैं वो उनके ऊपर है। मुझे लगता नहीं है कि ऐसा वो हर गेम में कर सकते हैं, और आप ऐसा चाहते भी नहीं है कि एक प्लेयर कैरी करे। तो वो एक प्रॉब्लम है। और वहीं पे बाकी डिफेंस का अगर देखेंगे तो मुझे लगता है उनका क्या रोल डिफाइंड है, क्या उनको स्ट्रेटेजी दी जाती है, वो या तो वो समझ नहीं पाते हैं या उनको बिल्कुल ही पता नहीं कि करना क्या है। क्योंकि आपका डिफेंस फर्स्ट हाफ में अगर आप उस गेम में स्पेसिफिक देखेंगे तो बहुत अच्छा खेल रहा था। बिल्कुल यू मुंबा को टो टू टो लेकर गया। आपके सभी डिफेंडर रिदम में दिखे, उन्होंने पॉइंट्स लिए, 1-2 पॉइंट्स लिए, ठीक है। सेकंड हाफ में तो मतलब मुझे ऐसा लगता है कि जैसे कोई जल्दी होती है कि हाँ, हमें बस बाहर जाना है या हमें मैच बंद करना है या मैच खत्म हो, ठीक है। कोई बुकिंग कर रखी हो किसी ने प्लेयर ने कि आज कहीं जाकर बाहर मुझे जाकर कुछ देखना है, तो वैसा कुछ दिख गया। तो वो चीज़ मुझे समझ नहीं आता कि क्यों हो रही है। आप 20 मिनट के लिए तो नहीं आए हैं खेलने, आप 40 मिनट का गेम खेलने के मकसद से आते हैं। तो वो चीज़ आप दिखाएँ पूरे गेम में कंटिन्यूटी, वो भी नहीं है। तो उन सब चीज़ों को मुझे लगता है अगर तमिल तलाइवास नहीं फिगर आउट करेंगे तो उनके लिए जो वो एक जो चांस है ना, आउटसाइड चांस नहीं है, उनका प्रॉपर चांस है और वो प्रॉपरली कंफर्म्ड प्लेऑफ्स जा सकते हैं। लेकिन उनके उसके लिए उनको वो तैयारी करनी होगी, वो चीज़ें कंप्लीटली सॉल्व करनी होंगी जो उनकी प्रॉब्लम्स हैं। कहते हैं उस दिन 2 गेम हुए, पुनेरी पल्टन खेली बेंगलुरु बुल्स से। पुनेरी पल्टन जीत रहे थे मैच, कंफर्टेबल जा सकते थे गेम गेम जीतने के लिए। फिर उन्होंने सोचा कुछ एक्साइटमेंट लेके आते हैं लीग के अंदर, टाई ब्रेकर के रूल्स बदले। शायद ऑडियंस भूल गई है 2-3 दिन में कि टाई ब्रेकर में क्या होता है, तो उन्होंने सोचा चलो टाई ब्रेकर खेलते हैं। टाई ब्रेकर में जिस तरीके से खेला वो दिख रहा था कि उनका इंटेंशन नहीं है टाई ब्रेकर खेलने का, बस वो जीतने आए थे तो फन के लिए उन्होंने वो चीज़ की। तो वो दिखा।
पुनेरी पल्टन मुझे लगता है उनपे बात करने को अब कुछ बचा नहीं है मेरे पास, क्योंकि वो सब कुछ वही रिपीट हो जाता है। पल्टन की अगर मैं बात करूँ तो सब कुछ सही चल रहा है, सब अच्छा खेल रहे हैं, सब प्लेयर परफ़ॉर्म कर रहे हैं, वो वही चाहिए आपको। तो उनको उनको मुझे लगता है कोई प्रॉब्लम है नहीं। वहीं पे दूसरी तरफ बेंगलुरु बुल्स मुझे लगता है इस परफ़ॉर्मेंस से खुश होकर घर जाना चाहेंगे। परेशान ना हो, क्योंकि जिस तरीके से आपने फाइट बैक किया, जिस तरीके से आपने अपने आप को गेम में कंटेन किया पूरे टाइम, वो एक काफ़ी ज़्यादा अच्छा एफर्ट और उस चीज़ को एज़ अ मोटिवेशन लेकर जाएँ, उससे कॉन्फिडेंस लें। आप देखिए हारना तो आप जिस तरीके से पुनेरी पल्टन खेल रही है, वो हर टीम को हरा सकते हैं, वो उस तरीके के कैपेबल हैं। बट क्या वो आप एकदम सरेंडर करके हारे? वो नहीं हुआ। आपने फाइट किया, आप बिल्कुल टो टू टो गए, आप टाई ब्रेकर में कुछ भी हो जाता है, वो चीज़ आप नहीं कंट्रोल कर सकते। तो ऑल्दो टाई ब्रेकर जिस तरीके से जो रेड्स डली वहाँ पर, अगर थोड़ा जल्दबाज़ी ना करती बेंगलुरु बुल्स, तो मुझे लगता है कि वहाँ पर वो गेम निकाल सकती थी। बट ठीक है, अब आप जो रिज़ल्ट हो गया उस पे बात ना सोचें, आप आगे का सोचें कि किस तरीके से खेलना है। वहीं पे दूसरा गेम जो थर्सडे को हुआ, यू मुम्बा खेली गुजरात टाइटंस के साथ। गुजरात टाइटंस उन पे मैं अब उस दिन बात करूँगा जिस दिन वो कोई मैच जीतेंगे, और या मुझे लगेगा कि आज मैच हारे हैं लेकिन कन्विंसिंग परफॉर्मेंस थी। तो उस दिन से पहले अब मैं गुजरात के बारे में बात नहीं करूँगा। मुझे पता है गुजरात फैन्स जो भी मेरे को देखते हैं, जो गुजरात के फैन्स हैं, वो इस चीज़ से खुश नहीं होंगे, होना भी नहीं चाहिए। बट मैं अभी के लिए मेरे पास क्योंकि कुछ भी नहीं है गुजरात पे बात करने के लिए। फिर मैं अगर इन डिटेल प्लेयर्स पे जाना चाहता हूँ, तो मुझे लगता है कि वो चीज़ फिर बहुत लंबा हो जाएगा, उतना मैं नहीं करूँगा। गुजरात का अब मैं रिव्यू तब करूँगा जब वो मैच जीतेंगे। वहीं पे दूसरी तरफ यू मुम्बा मैच जीते, कन्विंसिंग विक्ट्री, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि एक चीज़ अभी भी उनके लिए प्रॉब्लम है, वो है कि उनका राइट साइड का डिफेंस। लेफ्ट कॉर्नर, लेफ्ट कवर, वो नॉन एग्जिस्टिंग प्लेयर्स बन चुके हैं उस टीम में, क्योंकि आज भी देखें डिफेंस ने बहुत अच्छा खेला। आई थिंक 17-18 पॉइंट ले लिए डिफेंस ने। उतने पॉइंट लेने के बाद आप डिफेंस पे कमी निकाल ही नहीं सकते। लेकिन मैं उसमें भी कमी निकालता हूँ, क्योंकि मुझे ये ज़रूर पता है कि अगर आप आने वाले गेम्स में ऐसा इम्प्रूव नहीं करेंगे, जो सभी टीमों के लिए है ये चीज़, लेकिन अगर आप नहीं इम्प्रूव करेंगे तो मुझे नहीं लगता कि आप टाइटल कंटेंडर्स हैं। अगर आप टाइटल कंटेंडर्स टीम मुझसे पूछेंगे, मैं कहूँगा दबंग दिल्ली टाइटल कंटेंडर्स, पुनेरी पल्टन टाइटल कंटेंडर्स। लेकिन क्यों है वो? क्योंकि उनके पास ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक लेफ्ट कॉर्नर या एक राइट कवर ये परफॉर्म कर रहे हैं। आप दिल्ली देखिए, फजल अतराचली, सुरजीत, फिर सौरभ नांदल, फिर आपके इवन जो इंस पे खेलते हैं आशु मलिक, नीरज नरवाल, ये एक कलेक्टिव यूनिट है और ये हर मैच में 4-5 पॉइंट कंट्रीब्यूट करते हैं। ठीक है? वहीं पे पुनेरी पल्टन सेम स्टोरी। तो ये टाइटल कंटेंडर्स हैं। आज अगर आप यू मुम्बा देखें डिफेंसिवली बहुत अच्छे, बहुत सॉलिड, लेकिन पॉइंट कहाँ है? सुनील 7 पॉइंट, फिर रिंकू 12, रिंकू 5 पॉइंट, 12 पॉइंट। अगर आप 19 में से 12 पॉइंट निकालेंगे, 70% पॉइंट 2 प्लेयर लेके आए हैं। परवेश कितने पॉइंट? 2। उसके बाद फिर आपके लेफ्ट कॉर्नर पे लोकेश 1। ये डिफेंस नॉन एग्जिस्टिंग है, एक डिफेंस बहुत अच्छा खेल रहा है। वो प्रॉब्लम्स आपको जीतने के बाद भी देखनी होंगी। अगर आप जीतने के बाद भी ये प्रॉब्लम नहीं देखेंगे, तो मुझे लगता है कि आज आप जीते हैं, खुश हों, लेकिन कल नहीं जीत पाएँगे, कल आपको फिर स्ट्रगल आएगी। तो यू मुम्बा उस तरीके से सोचें, क्रिटिसिज्म नहीं देखें इसको, इसको आप एक बेटरमेंट अप्रोच की तरह लें और वहाँ से बिल्ड करें। लास्ट फ्राइडे की बात करते हैं। 2 बहुत ही अच्छे गेम दबंग दिल्ली खेली यूपी योद्धा से। उस गेम के रिजल्ट्स मुझे एक्सपेक्टेड थे कि यूपी योद्धास वो गेम हारेंगे। 2 गेम में स्पार्क दिखाई यूपी ने। उसके बाद वो होता है ना, वो स्पार्क भी नहीं थी, वो चिंगारी थी। स्पार्क प्लग में या किसी फ्यूज़ में ऐसे चिंगारी निकलती है, वो यूपी ने दिखाई। 2 गेम में बहुत अच्छा परफॉर्म किया, मैच जीता। उसके बाद वो फ्यूज़ हो गई है वापस टीम। और अब मुझे ऐसा लगता है कि अब यहाँ से उनको एक्चुअल में इस सीजन को राइट ऑफ कर देना चाहिए, क्योंकि वो अब मुझे नहीं लगता प्लेऑफ्स जा रहे हैं। अगर वो जाएंगे तो वो प्योर मैथमेटिकल कैलकुलेशंस पे जाएंगे, अगर कोई टीम बिल्कुल ही ड्रॉप डाउन करती है अभी आने वाले गेम्स में। अदरवाइज यूपी नहीं जा रहे हैं प्लेऑफ्स, मुझे उनको अपना सीजन एंड ऑफ कर देना चाहिए। अगले सीजन की सोचें,
मुझे डिसअपॉइंटमेंट यूपी के साथ सबसे ज़्यादा है कोचिंग से। मैं आज भी प्लेयर्स के ऊपर जितना ब्लेम करूँगा उससे 10% ज़्यादा ब्लेम करूँगा कोचिंग के ऊपर। क्योंकि ऐसा नहीं है कि आपके पास टैलेंट नहीं था, आपने टैलेंट को यूटिलाइज़ ही नहीं किया। आपकी टीम में बहुत अच्छे प्लेयर्स थे, आपके पास बहुत अच्छे ऑप्शंस थे। हाँ, इंजरीज़ थे उनकी टीम में बहुत ज़्यादा, जो मुझे दिखा। बहुत प्लेयर इंजर्ड इन एंड आउट थे, सुरेंद्र तो कंप्लीट इन आउट थे। बट उसके अलावा बट मुझे ये भी लगता है सेम टाइम पर कि अगर सुरेंद्र इंजर्ड थे, क्योंकि वो ऐसा नहीं कि गेम के बाद इंजर्ड हुए, सीज़न के बाद, वो बिफोर सीज़न ही इंजर्ड थे। तो अगर वैसा था तो आपने रिप्लेसमेंट रेडर वैसा पिक नहीं किया। अब नो डिसरिस्पेक्ट टू भवानी राजपूत एंड गगन गौड़ा, बट आप जब आप सीजन में जाते हैं, आप देखते हैं 18 गेम का सीजन है, आप एक्सपेक्ट करते हैं कि एक ऐसा रेडर लाऊंगा मैं जो 300 350 पॉइंट का सीजन दे। वो आपको ये दोनों नहीं दे सकते। उनमें पोटेंशियल है, टैलेंट है, सब है, लेकिन वो 300 350 का सीजन नहीं दे सकते। तो उस चीज को देखते हुए आपने ऑक्शन में आप भागे मतलब रेडर्स के पीछे आप भागे, लेकिन किसी भी बड़े नाम के साथ आपने अपने आप को लिंक नहीं किया ऑक्शन के अंदर स्पेसिफिकली। तो वो मुझे लगता है एक बड़ा मिस है कोचिंग साइड से या स्काउटिंग साइड से। तो वो एक चीज, और उसमें मुझे लगता है अगर आप देखें देवांग ऑक्शन में थे, ऐसा नहीं कि वो कोई ऑक्शन में नहीं थे, रिटेन थे, वो ऑक्शन में थे। ठीक है, उसके अलावा बड़े नाम पवन सहरावत ऑक्शन में थे, आपने पिक नहीं किया। तो मुझे लगता है एक ब्लंडर है वो कोचिंग की साइड से भी। और उसके बाद अब सीजन में तो फिर वो परफॉर्मेंस ही नहीं आई, तो वहां पर लैक ऑफ मोटिवेशन या लैक ऑफ जो एग्जीक्यूशन कह सकते हैं। बट उसके मुझे लगता है कि वो एक काफी ज्यादा प्रॉब्लमेटिक चीज है अगले सीजन जाते हुए। मुझे लगता है कि थोड़ा अब दोनों तरफ सोचना होगा किस तरीके से चलाना है। तो उनका हारना, दबंग दिल्ली अगेन एक ऑलराउंड कंप्लीट परफॉर्मेंस, सभी प्लेयर्स ने स्कोर किया, सभी प्लेयर्स ने अच्छा परफॉर्म किया, उन पे क्या बात करें अब। मतलब ऐसा हो गया, रिपीट हो गई ये चीजें, तो फिर पॉइंट नहीं बनता उस चीज का। कोई कमी भी मुझे दिखती नहीं है उनकी टीम में अब, कि सच आप बोले कि कोई प्रॉब्लम है, कोई प्लेयर से प्रॉब्लम है, हर प्लेयर परफॉर्म कर देता है। ठीक है, आप जब तक जीत रहे हैं, अगर आप पूरे सीजन में 10 गेम में एक मैच हारे हैं, तो आपका क्रिटिसिज्म करना या एनालिसिस करना मुझे कोई पॉइंट ही नहीं दिखता है उस चीज का। राइट। पॉइंट मुझे कहाँ दिखता है पता है? अब पॉइंट मुझे दिखता है हरियाणा स्टीलर्स और बाकी टीमों के ऊपर। कि जो मेरा आखिरी गेम है वो है हरियाणा स्टीलर्स और तमिल तलाइवास के ऊपर। उस गेम में मुझे लगता है अ, कमी है, साफ दिख गई कि डिफेंस फेल हो गया। लेकिन शुरू में हुआ था 1-2 गेम में, उसके बाद अभी ये गेम आया जहाँ पे बिल्कुल डिफेंसिव ऑफ कलर या जो भी आप कहेंगे उस चीज को, कि आपका डिफेंस बिल्कुल ही नहीं चला। लेकिन मुझे लगता है कि इस गेम को सीरियस लेना पड़ेगा, क्योंकि मैं बहुत बार बोलता हूँ ये चीज कि ठीक है, कभी कभी डिफेंस नहीं चलता है, किसी गेम में ऑफ गेम हो जाता है, तो आप उतना ज्यादा सोचते नहीं है, ठीक है। लेकिन जिस सिचुएशन में हुआ है, दबंग दिल्ली से 1 पॉइंट से हारे, टेक्निकल प्रॉब्लम। उसके बाद जयपुर पिंक पैंथर से 1 पॉइंट से हारे, डिफेंसिव कंपोजर प्रॉब्लम। उसके बाद एक और गेम हारे जहां पे आप जीत सकते थे वो गेम, वो भी आप हारे। अब आप तमिल तलाइवा से भी हार गए हैं। आज से 2 या 3 हफ्ते पहले, 8 मैचेस से पहले, मतलब 4 मैच में आप 2 जीते थे, 2 हारे थे। उसके बाद आपने लगातार 4 गेम जीते जयपुर लेग में, और इतनी अच्छी सिचुएशन थी, मैं बोल रहा था एक पैर इनका प्लेऑफ्स में ऑलमोस्ट है। लेकिन अब मुझे लगता है वो पैर सिर्फ उठा नहीं है, बाहर नहीं आए, एक धक्का मार दिया किसी ने आगे से कि हरियाणा स्टीलर्स अब आप पीछे चलो। तो वो चीज, और अब मुझे एक जो चीज दिखती है ना हरियाणा के साथ, कि वो डिफेंस के दम पे बहुत ज्यादा रिलाय जो करते हैं, वो चीज कभी कभी बैकफायर करती है। उस दिन बैकअप प्लान नहीं है। रेडिंग में विनय ने लास्ट 2 गेम में बहुत ही अच्छा किया था। आज उनका ऑफ गेम हुआ, उनको बिल्कुल कुछ बोलूंगा नहीं, क्योंकि 2 गेम उन्होंने पिछले ऑलमोस्ट अपने ही इंडिविजुअल गेम पर वो टीम को बनाए हुए थे गेम के अंदर। तो उसको देखते हुए नहीं बोलूंगा, लेकिन मुझे जो लगता है कि अब डिफेंस जो है वो ओवर कॉन्फिडेंस हो गया है। अगर आप ओवर कॉन्फिडेंट होकर खेलेंगे तो आप ऐसे गेम्स हारेंगे, और ये तो मैं कहूंगा फेलियर ऑफ डिफेंस है, फेलियर ऑफ कंप्लीट टीम है। रेड भी नहीं चली, डिफेंस भी नहीं चला, आप हार गए। और वहीं पे अगर चलने की बात है, अर्जुन देशवाल
पिछले गेम में उनका मैंने बोला कि वो एक रिपिटेटिव प्ले है उनका या वो एक फुटवर्क है, लेकिन जिस दिन वो फुटवर्क चलता है, वो फिर वन मैन शो की तरह खेलते हैं, वही उन्होंने दिखाया। 22 पॉइंट लिए और हरियाणा को मतलब गेम में कहीं रहने ही नहीं दिया। हरियाणा किसी भी तरह से गेम में नहीं बना हुआ था और अगर वो बना हुआ भी था, तो वो सिर्फ एक होप थी कि शायद सेकंड हाफ में कमबैक होगा या किसी तरह से आप हरियाणा से एक्सपेक्ट करते हैं कि वो पॉइंट लेकर आपको जीत जाए शायद या ड्रॉ कर लें। बट नहीं, आप तेलुगु टाइटंस उनके लिए पूरा कंप्लीट क्रेडिट। पिछले गेम में जैसा खेल रहे थे उसके बाद इस तरीके का परफॉर्मेंस पुट ऑन करना हरियाणा के सामने कि उनको बिल्कुल मैट पर क्लूलेस फील करा देना। हरियाणा मुझे लगता है वो समझ नहीं आ रहा था उनको कि हो क्या रहा है। सिचुएशन उस तरह की थी और जो भी वो ट्राई कर रहे थे वो नहीं चल रहा था। तो प्रिपरेशन बहुत अच्छी, मुझे लगता है करेज दिखाया, अच्छा खेला और जो गेम जीता उस चीज को देखते हुए मुझे लगता है यहाँ से अब पिक करें। पिछले बार जब आप जीते थे 2 गेम्स उसके बाद आप फिर 2-3 हारे थे। आप आपका मोमेंटम बनता है फिर टूट जाता है। आप उसको ब्रेक ना होने दें, उसको बनाए रखें। तो वो एक चीज और उसके बाद जिस तरीके से आपने आज के गेम में एक कलेक्टिव गेम खेला, जिस तरीके से आपने सबको परफॉर्म करते देखा, आप चाहेंगे कि वो कंटिन्यू रहे आगे और वो आप उस चीज को आप ब्रेक ना होने दें। तो तमिल तलाइवास क्रेडिट वेयर इट इज ड्यू। बहुत ही अच्छा गेम उनका, एक काफी कंप्लीट गेम। लेकिन यू हरियाणा स्टीलर्स अब थोड़ा सा उनको सीरियस होना पड़ेगा इस चीज को लेकर। वहीं पे मुझे एक चीज और लगती है क्योंकि मैं अगर हरियाणा स्टीलर्स के लास्ट 8 या 9 गेम्स के फिक्सचर देखूं और दिस इज नॉट लाइक फेवरेटिज्म टू हरियाणा बट उनके अगर आप 8 फिक्सचर देखेंगे आप ऑलमोस्ट 2 वीक के स्पैन में 15 या 18 दिन के स्पैन में आप 8 गेम खेलते हैं। अप्रोक्स अल्टरनेट डे आप गेम खेल रहे हैं। वो फटीग जो होती है ना, वो फटीग आपकी किसी ना किसी गेम में एक्सप्रेस हो जाती है। और जिस तरीके का लेवल और जिस तरीके की इंटेंसिटी गेम्स में रहती है आज के टाइम में, मुझे लगता है कि टीमों का ब्रेक लेवल थोड़ा-सा मुझे डाउटफुल लगता है क्योंकि अगर आप फिक्सचर्स का शेड्यूलिंग देखेंगे ना, तो कुछ टीमें ऐसी हैं जो हफ्ते में 1 बार खेल रही हैं। जैसे लास्ट वीक में अगर आप देखें तो दिल्ली 1 बार खेली, पुनेरी पल्टन 1 बार खेली, हरियाणा 3 बार खेल गई। तो फिक्सचर शेड्यूलिंग का भी मुझे लगता है कि इम्पैक्ट दिखता है टीम्स में। और हरियाणा का जिस तरह का अब अगला गेम है, जो कि आई थिंक 7 तारीख को है, आज से 3 दिन बाद या 4 दिन बाद, तो वो गेम जो है वो दबंग दिल्ली के सामने है। वहां अगर आप फुली रेस्टेड, प्रिपेयर्ड और रिकवर्ड नहीं जाएंगे तो आपकी जो 4 मैच की स्ट्रीक है 5 की डेफिनेट है। ये मैं अभी ऑन कैमरा बोल देता हूँ कि डेफिनेटली आप वो गेम हार जाएंगे आप अगर प्रिपेयर्ड नहीं जाएंगे। तो अब मुझे लगता है थोड़ा सा ब्रेक ले, गेम से दूर जाएं और रिकवर होकर आए। तो वो चीज हरियाणा के लिए। उसके अलावा अभी 2 गेम है आज, बहुत अच्छे गेम्स हैं। उन पे मैं एक अलग वीडियो करने वाला हूँ क्योंकि ये वीडियो बहुत लंबा हो चुका है, इसको और नहीं खींचूंगा। तो अ, उसका वीडियो अलग से करता हूँ। बाकी आपने ये वीडियो देखा, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। अगले प्रीव्यू की वीडियो के लिए स्टे ट्यून्ड।